नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और वक्त हो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे ईडी और एनआईए के छापेमारी पर भूपेश बघेल के बयानों की। जहां देश के कई राज्यों में आईटी, ईडी और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों के लगातार छापे पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की टीम ने एक साथ कई स्थानों पर छापा मारकर कई व्यापारियों के यहां से नकदी और चल अचल संपत्ति के बेनामी दस्तावेज बरामद किए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लंबे समय से छत्तीसगढ़ में आईटी, ईडी की रेड जल्द ही पड़ने की भविष्यवाणी भी करते रहे। और इसे लेकर केंद्र सरकार पर लगातार जुबानी हमला भी किया है और अब तो उन्होंने एक तरह से इन केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सेंट्रल रिमोट से चलने का आरोप भी लगा दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए केंद्र सरकार पर रिमोट के माध्यम से इन जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह भूपेश बघेल के आरोपों को लेकर ये कहते हैं कि आखिर भूपेश ईडी और आईटी से इतने भयभीत क्यों हैं। और तो और रमन सिंह ने ये तक कह डाला कि देश के प्रथम मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की छत्तीसगढ़ आने पर उन्हें देख लेने की धमकी तक देते हैं। एक तरह से कहा जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ईडी, आईटी और एनआईए जांच एजेंसियों को लेकर राजनीति अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। तो वहीं सत्ता पक्ष लगातार ईडी, आईटी से डराने का आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस और बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा। मतलब ये है कि डर क्यों रहे हो भाई? किस बात का डर है तुमको? मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का आज तक ऐसा बयान नहीं दिया होगा कि ईडी और आईटी आएंगे तो उनसे निपट लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अपने भय से ग्रसित हैं और उस डर में ये बात छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और ऐसे में देखिए, जितने भी सेंट्रल एजेंसी हैं उसका हम स्वागत करते हैं, उसको विरोध नहीं है और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से यदि प्रताड़ित किया जाता है और यदि उस व्यक्ति के द्वारा यदि छत्तीसगढ़ के पुलिस के पास यदि शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में आईटी की रेड को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं, लेकिन बीजेपी यहां पर पलटवार कर रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकारी एजेंसियों के जो छापे हैं, आईटी, ईडी की जो रेड है, उससे डर क्यों रही है। अगर वो गलत नहीं है, कांग्रेस अगर गलत नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो फिर वो डर क्यों रही है। लेकिन यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हम डर नहीं रहे हैं, लेकिन अनावश्यक तौर पर अगर हमें परेशान किया जाएगा, अगर हमें प्रताड़ित किया जाएगा, तो हम इसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, हम इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो आईटी रेड पर केंद्र वर्सेस राज्य सरकार अब यहाँ पर हो गई है और ऐसे में आज इसी पूरे मुद्दे पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे मेहमान भी जुड़ जाएंगे, जिनसे हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे। राज्यों में ईडी, आईटी और एनआईए की जो छापेमारी हो रही है, इसको लेकर अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने ये भविष्यवाणी की थी कि अब बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी ईडी और आईटी की रेड होने वाली है। लेकिन हम डर नहीं रहे हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर हमें अनावश्यक तौर पर परेशान किया गया तो हम इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और वही बात, वही भविष्यवाणी सच होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके उनका परिचय करवा दूं। मणिप्रकाश वैष्णव प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, देवलाल ठाकुर प्रवक्ता बीजेपी से हैं और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में।
मणिप्रकाश जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। लगातार बीजेपी कह रही है कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गलत नहीं है, अगर उनके नेता उनके मंत्री गलत नहीं है, तो वो इन रेट से डर क्यों रहे हैं? यही सवाल मेरा भी आपसे है कि ये डर है या फिर ये गुस्सा है? देखिए, जो निष्कलंक होता है उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने ऐसा कभी कोई काम किया ही नहीं कि हमें डरने की कोई आवश्यकता। जहां तक बात है केंद्रीय एजेंसियों की, वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे। भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं चलेगी। इस प्रकार से जैसे कि देश के सामने कई सारे उदाहरण उपस्थित हैं। इस प्रकार से संजय राउत महाराष्ट्र में कोई बयान देते हैं, उसके बाद उनके आईडी के खाते पड़ जाते हैं, आईडी के खाते पड़ते हैं। और कोई नेता कोई बयान देता है तो उसके यहाँ खाते पड़ जाते हैं। किसी राज्य में किसी राज्य सरकार को अस्थिर करने के इस प्रकार से छापे मारे जाते हैं। इस प्रकार की चीजें छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी, ये हमारा कहना है। यही बात भूपेश बघेल जी की नहीं है। कुछ अधिकारी जो थे और कुछ व्यापारी भूपेश बघेल जी से मिले थे और उन्होंने शिकायत की कि ईडी आईटी जानबूझकर बिना किसी कारण के उन्हें परेशान कर रही है। ये शिकायत भूपेश बघेल जी के पास गई थी, जिसके कारण भूपेश बघेल जी को ऐसा वक्तव्य देना पड़ा कि जानबूझकर अगर परेशान किया जाएगा, निष्कारण अगर परेशान किया जाएगा, वो सहा नहीं जाएगा, उसका विरोध होगा। ठीक है देवलाल ठाकुर जी, जब चुनाव आने वाला होता है तभी ये सरकारी एजेंसियां इतनी एक्टिव क्यों हो जाती हैं? देखिए, सरकार की अपनी एजेंसी होती है, उनका अपने दायित्व कर्तव्य होता है, जिसका निर्वहन उनको समय समय पर करना होता है। ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय। आजकल रह रहकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के सपनों में क्यों आ रहा है और उसको बार बार क्यों डरा रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ईडी जो है उन्हीं लोगों को पास जाते हैं जो आय से अधिक पैसा अर्जित करते हैं या विदेशी फंड का जिसका देश से संबंध होता है, उन्हीं लोगों को ईडी पकड़ती। आम आदमियों को पकड़ने की आवश्यकता ईडी को होता ही। और आप देखोगे कि देश में कई एक ऐसे जगह भी मिले जहां पर घर भर भर के नोट मिला, जिस पर आम जनमानस में ये प्रशंसा भी हुई ईडी की कि ईडी जो कार्य कर रहा है जिससे भ्रष्टाचार में लगाम लगेगी और ऐसे लोग जो अवैध संपत्ति एकत्र कर लेते हैं उन पर लगाम कसेगी। और लेकिन अब यहाँ तो ईडी और आईटी पर ही आरोप लगने लगे हैं। अब तो यहाँ उन्हीं पर आरोप लगने लगे हैं जो आरोपियों को पकड़ते हैं। जनता समर्थन करी। मैं ये पूछता हूँ कि व्यापारियों को नाम उजागर करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, किसने उनको कंप्लेन किया कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया और इसके साथ ऐसा हुआ करके। उनकी भी सरकार यहाँ पर है, नाम उजागर करे। और मैं पूछता हूँ, कहीं मैं ये चिंता का विषय है इस छत्तीसगढ़ के लिए कि मुख्यमंत्री इतना डरपोक कैसे हो गया। ईडी से डरने का आवश्यकता क्या है? जब कोई गलत काम नहीं किए हो तो आप डर क्यों रहे हो? आप भविष्यवाणी करते हो कि ईडी आ जाएगा, तो मतलब आप कहीं ना कहीं कोई चीज गलत कर रहे हो, इसलिए डर रहे हो क्या? लेकिन देखिए, उन्होंने भविष्यवाणी की लेकिन वो सही भी हुआ। डर नहीं है भाई, भेदभाव और तरीके जो कार्रवाई हो रही है उसका विरोध है। ये डर नहीं, इसे डर नहीं कहते। डर में अंतर होता है। डर उसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आपको भारी बन के आए थे और टेबल पे छुप के नाम बताया था कि उन्होंने कहा था, मुझे डर कहते हैं। बोलने दीजिए, आपका समय नरेंद्र मोदी जी प्रभारी बन के आए थे, टेबल पे छुप के जान बचाया। ठीक है बोलना, मुझे बोलने दीजिए पहले, मेरी बात। देवलाल जी जल्दी आप अपनी बात कंप्लीट करें। जो गलत होता है उसका विरोध किया जाना चाहिए और हो गया। और गलत के विरोध को डर नहीं कहा जाता, उसको विरोध कहा जाता। मेरी बात सुनिए, डरते वो लोग हैं जैसे अभी आप अभी देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में डरना उन लोगों को चाहिए जैसे कि छत्तीसगढ़ में अभी दुर्ग भिलाई में ऑनलाइन महादेव सट्टा चल रहा है, जिसको अभी आपके पुलिस वालों ने छत्तीसगढ़ के पकड़ा है। विदेश दुबई में बैठ के लोग चला रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को भय होना चाहिए कि ईडी आ जाएगा, तो उनके साथ उनको संरक्षण किससे मिल रहा है, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो भय छत्तीसगढ़ में उन लोग को होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी भय हो रहा है कि ईडी आ जाएगा करके। अरे ईडी आएगा ही क्यों? जब आप कोई गलती काम नहीं करोगे तो ईडी क्यों आएगा भाई? ईडी तो अपना एक उसका अलग दायरा है, अलग कार्य है, उसकी एक अलग एजेंसी है। चलिए ठीक है। महाराष्ट्र चुनाव के समय जब संजय राउत ने बयान दिया उसके दूसरे दिन ही चार छापा पड़ा, पहले क्यों छापा नहीं पड़ा? बताइए, जवाब दीजिए। जब भ्रष्टाचार करोगे, जो चोरी करेगा, राज्य में चुनाव के समय क्यों छापा पड़ेगा? देखिए मणिप्रकाश जी एक एक करके बोलिए। मणिप्रकाश जी एक एक करके बोलिए। देवलाल ठाकुर जी आप जवाब दीजिए जल्दी, तो फिर मैं के शर्मा जी से सवाल लूं। को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ये देखती है कि अगर 2014 के पहले फर्क नहीं पड़ता था, 2014 के बाद से दुरुपयोग किया जाने लगा सरकारी एजेंसी
बात है, इसको रोकने के लिए ही ये संस्थान बने हैं और इसका तो स्वागत करना है। देश के लोगों मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे का नाम आया था पेपर्स में, उसके डॉक्टर रमन सिंह चलिए ठीक है, बोल रहे हैं, ठीक है मणि प्रकाश जी, देवलाल जी, ठीक है मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है के शर्मा जी, देखिए सवाल मेरा यहाँ आपसे भी वही है सर कि जब चुनाव आने वाला होता है तभी इन राज्यों में ये जो जांच एजेंसियां हैं इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, क्या इसके पीछे कारण है? क्या वाकई आरोपियों को पकड़ने के लिए, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए ये किया जा रहा है या अपनी पैठ मजबूत करने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए पूर्व जी, जो जितनी एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की पुलिस हो या अन्य आर्थिक अपराध शाखा या भ्रष्टाचार निवारण, जितनी भी संस्थाएं हैं सबके प्रति लोगों का एक विश्वास होना चाहिए। एक बात है। दूसरी चीज है, जो जैसे आप व्यक्ति के लिए बोलते हैं यदि आप ईमानदार है तो ईमानदारी झलकना भी चाहिए, तो इसमें भी वैसी यदि निष्पक्ष कार्रवाई है तो निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। जो कार्रवाई करके आप गए यहाँ से, IT का रेट पड़ा 200 करोड़ के कागजात लेके गए, उसके आगे की कार्रवाई भी जनता तक पहुंचती कि इसमें कितने प्रकार के रेट का है, कोयला का है या शराब के है, जिस प्रकार से माफिया के आरोप भाजपा लगाती रही है और सत्ता के आसपास वालों पर जो इस तरह से कार्रवाई होती है, अधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो, तो ये एक सवाल उठता है। बात यहाँ पे है कि फंड को लेकर राजनीतिक दल फंड इकट्ठा करते हैं, इसको लेकर के कहीं विपक्ष पर आरोप ही लगा, बार बार यदि हमला होगा तो ये बात आएगी निष्पक्ष रूप से उसमें भाजपा कांग्रेस किसी पर भी उद्योगपतियों पर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उतने कार्रवाई के लिए तो आदेश निर्देश नहीं करती होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग अभी 3 बड़े मामलों में इंतजार कर रहे हैं कि कोई डिसीजन आए, कोई उसमें उनकी जनता के भी सामने आए। नान घोटाला का मामला है 400 करोड़ का, जिसमें राज्य से बाहर सुनवाई की बात हो रही है, एक बड़ी बात बनती है। दूसरा है कि नान घोटाला के साथ अभी तो मुख्यमंत्री बार बार जो कह रहे हैं वो 6,500 करोड़ का चीट फंड कंपनियों से जो लेना है आम जनता का पैसा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग वो कर रहे हैं बार बार। तीसरी चीज है, CBI को लेकर राज्य बनते ही यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया था और CBI का प्रवेश बिना राज्य सरकार की अनुमति के यहाँ नहीं हो सकता। ये 3 बड़ी घटनाएं यहाँ पे हुई है। उसके साथ ही चुनाव आयोग पर भी यहाँ एक केंद्रीय एजेंसी पर एक संदेह कहीं किया गया, ईवीएम पर बार बार सवाल विपक्ष करते रहा, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में जितने भी नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं वो सब मतपत्र से हुए हैं। कुल मिलाकर एक विश्वास का वातावरण की आवश्यकता है और संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय की आशा व्यक्त की जानी चाहिए। और इस प्रकार मुख्यमंत्री ने यह भी नहीं कहा है कि हम उस पर आने से रोकेंगे, ये नहीं कहा। आइए स्वागत है, लेकिन जिन लोगों पर यदि कोई परेशानी हो रही, कोई भी व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा तो जाएगा पुलिस के पास ही और पुलिस कार्रवाई करेगी। अब मुख्यमंत्री के कहने के बाद जो भी उद्योगपति व्यापारी जिनके साथ यदि कोई भी केंद्रीय एजेंसी के कोई अधिकारी कर्मचारी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया तो पुलिस के पास जाए। मुख्यमंत्री ने अपने जनता को एक सुरक्षा का आश्वासन दिया, लोगों को वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन थाने तक अभी कोई नहीं पहुंचे, ये भी एक सोचनीय है। जी बिल्कुल के शर्मा जी। देवलाल ठाकुर जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि इन जांच एजेंसियों को लेकर लोगों के अंदर तो विश्वास होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ तो लगातार विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है। देखिए, इनकी सरकार, अभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि जनता को वो जनता से इसका कोई लेना देना, आम जनता के पीछे ईडी आई नहीं सकती ना। ये जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए तो आम जनता के पीछे क्यों जाएगी ईडी और IT? ईडी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, आम जनता के पीछे क्यों जाएगी? कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर अगर कोई लगाम लगा रहा है तो ईडी लगा रही है। आम जनमानस भी ये चर्चा का विषय है। किसी के घर से 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया घोषित संपत्ति प्राप्त होता है, गरीब आदमी इतना मेहनत करता है। बीजेपी के कितने नेताओं के घर से ऐसी संपत्ति बरामद की ईडी ने अब तक? अवैध व्यापार कर देवलाल ठाकुर जी, बीजेपी के कितने नेताओं मंत्रियों के घर से अभी तक ऐसी संपत्ति निकली है? क्या बोले आप? बीजेपी के कितने नेता और मंत्रियों के घर से ईडी ने अब तक ऐसी संपत्ति बरामद की है? आप हमारे प्रधानमंत्री जी की संपत्ति मालूम है कितनी है? मैं प्रधानमंत्री जी की संपत्ति की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, उनकी संपत्ति की नहीं बात कर रही हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी की संपत्ति इतनी अधिक नहीं है जहां ईडी के लोग वहां। देखिए देवलाल ठाकुर जी, ये तो मतलब आपने मजाक कर दिया, आपने मजाक कर दिया। कांग्रेस के ही लोग हैं। यही उम्मीद थी आपको, इससे ज्यादा नहीं। देखिए ये आपने मजाक कर दिया, ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। अरे भाई, जो भ्रष्टाचार करेगा उसी
किया जाएगा। मतलब बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नेता है ही नहीं। सवाल ही नहीं था, छत्तीसगढ़ में बताइए कि किसके यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है आपका। चलिए उसका जवाब देंगे मणिप्रकाश जी। ठीक है देवलाल जी, मणिप्रकाश जी। पूर्व मंत्रियों के आगे नहीं पता छापा, वहीं जाएंगे। एक मिनट देवलाल जी चलिए, जब मैं आपको मौका दूंगी तब आप बोलिएगा। मणिप्रकाश जी। देवलाल जी ने काफी अच्छा यहाँ पे मजाक किया, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बन गया, अच्छा लगा। लेकिन जो उन्होंने बात कही वो काफी हास्यास्पद थी, और अगर जनता यहाँ देख रही होगी तो वो भी काफी हंस रही है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दूध के धुले हुए हैं। कांग्रेस से या किसी भी विपक्षी पार्टी से जैसे ही कोई भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करता है तो दूध के धुला हो जाता है। उसका कोई संपत्ति का ब्यौरा नहीं रहता, कोई ईडी आईटी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता उसका, जब दूध के धुले हो जाते हैं। ये कहना था हमारे देवलाल जी का। अब मैं आपको बता दूं कि शर्मा जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि ईडी आईटी छापा मारती है, आंकड़े इकट्ठा करती है और बताती है कि 100 करोड़ जब्त हुए, जैसे छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने किया कि इससे जब्त हुए, उससे जब्त हुए, यहाँ छापेमारी थी, वहां छापेमारी, लेकिन उसके बाद जांच क्यों नहीं होती, उसके बाद की चीजें सामने क्यों नहीं आती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास, लोगों को परेशान करने का प्रयास, ब्लैकमेल करने का प्रयास केंद्रीय एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बैठी है वो जब से आई है 2014 के बाद से कोई भी केंद्रीय एजेंसी जो है निष्पक्ष नहीं रह रही है, सब भेदभाव कर रही है और विपक्ष के नेताओं पर लगातार हमला कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि बार-बार ये देवलाल ठाकुर जी कह रहे थे, कई ऐसे मामले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कई ऐसे मामले हैं जो जनता को पता है, लेकिन ईडी और आईटी को नहीं पता है। डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अभिषेक सिंह का नाम पनामा पेपर्स में आया था। ये वही पनामा पेपर्स है जिसके कारण नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ ईडी और आईटी का छापा तक उनके यहाँ नहीं पड़ा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। और भी कई नेता है, विजयमान अग्रवाल जी दूसरे किसान के खेत में काम देते हैं कब्जा करके, लेकिन उसके ऊपर भी कोई आईडी की छापी नहीं पड़ती। कई पूर्व मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन कोई ईडी की छापी नहीं पड़ती। छापे पड़ते हैं जो केवल और केवल कांग्रेस नेताओं के घर पे और सिर्फ चुनाव के समय, ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके, उनको बदनाम किया जा सके। ठीक है देवलाल ठाकुर जी, क्या जवाब होगा आपका? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, देखो पैमाना क्या होगा। आप हमारे यहाँ 8 साल हो गए, हमारे प्रधानमंत्री इनकी संपत्ति देख लो, इनकी यूपीए के बार-बार प्रधानमंत्री जी की संपत्ति पर क्यों आ जा रहे हैं? उनकी संपत्ति की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। कांग्रेस और भाजपा में जो अगर ये बोल रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो उनकी संपत्ति की तो बात ही नहीं हो रही है। देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है भाई, और ईडी से डरने का आवश्यकता तो नहीं है। अदानी अंबानी आपकी पार्टी के नेता ही है, समर्थक है उनकी। आपका समय था, आपको बोलना था, मुझे बोलना है तो बोलने दीजिए ना, सुनना पड़ेगा कांग्रेस की। चलिए ठीक है मणिप्रकाश जी, देवलाल ठाकुर जी को बोलने दीजिए। आपका जब आपको समय दिया जाएगा आप बोलिएगा, जब आपको समय दिया जाएगा आप बोल लीजिएगा देवलाल ठाकुर जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो फिर ये बोल रहे हैं इनको। मणिप्रकाश जी देखिए, जब आप बोल रहे थे उन्होंने बीच में नहीं आपको रोका। देवलाल जी को उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है देवलाल जी। मैं कह रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बात को समझने की आवश्यकता है, बहस की नहीं, कि ईडी ऐसे किसी आम आदमी को, ठेला चलाने वाले को पकड़ लेगी, आलू गुंडा वाले को पकड़ लेगी, किसान को पकड़ लेगी, किसी को नहीं पकड़। हर आदमी को समझना होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात है कि मुख्यमंत्री जी इतना ईडी से डर रहे। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोग के चैनल के माध्यम से, मीडिया रिपोर्टर के माध्यम से, इनके दुर्ग जिले में भिलाई, पाटन और भिलाई 3 यहाँ के लोग जो दुबई से बैठकर यहाँ पर ऑनलाइन गेम पे हजारों करोड़ रुपए का व्यापार कर रहे हैं, उस पे अगर ईडी आ जाएगा तो वो लोग डरेंगे। भूपेश बघेल जी क्यों डर रहे हैं? इस टाइप से अगर घटना प्रदेश में हो रही है, ठीक है सर, भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए। मणिप्रकाश जी, देवलाल जी, चलिए ठीक है। आवश्यकता नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ईमानदारी से अगर काम कर रहा है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। मैं बोल रहा हूँ डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है के शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी।
देखिए, जितनी भी कार्रवाई हो रही है उसमें निष्पक्षता झलकनी चाहिए। और ठाकुर साहब जो बोल रहे हैं कि जनता को कोई मतलब नहीं, जनता के लिए ही हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। और जो भी कार्रवाई उद्योगपति या किसी पर कार्रवाई होकर जाती है, जो भी रिजल्ट आता है वो जनता के बीच भी आना चाहिए। 200 करोड़ की यदि कागजात लेके गए रेत का मामला, तो क्या क्या है वो एक प्रेस नोट आया था, उसके बाद उसमें क्या कार्रवाई वो भी बात लोगों के बीच आ जाती। तो कितने आप ही आरोप लगाते हैं कि रेत माफिया है, कोयला माफिया, सब जुड़े, वो चीजें सामने आ जाती, सामने आएगी तब आप जो आप लगा रहे हैं वो क्लियर हो जाता। कहने का मतलब यह है कि जितने भी कार्रवाई हो, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। लेकिन बात यहाँ पे है, राज्य सरकार पर भी आप आरोप लगाते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है। 15 साल के शासनकाल में जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कांग्रेस सरकार को चाहिए कि कार्रवाई करे उसमें। ये तो लोकतंत्र है कि आज आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको ये भय होना चाहिए कल आपकी सरकार नहीं रहेगी तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लोकतंत्र की दृष्टि से भी ये सही है जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए और हमसे पूरी बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से आईटी की रेट पर केंद्र वर्सेस राज्य सरकार अब आमने सामने हो गई है, लगातार बीजेपी आरोप लगाती रहती है तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करती है। कांग्रेस का कहना है कि अगर हमें अनावश्यक तौर पर परेशान किया गया, खासतौर पर सीएम भूपेश बघेल का कि अगर हमें अनावश्यक तौर पर परेशान किया गया तो हम कार्रवाई करेंगे। तो वहीं बीजेपी कहती है कि हम आम जनता को परेशान नहीं करते, हम सिर्फ उन पर ही कार्रवाई ये ईडी या आईटी की होती है जो भ्रष्ट होते हैं या जिन्होंने कुछ गलत किया हो और जिन्हें इसका डर हो। खैर, ईडी और आईटी की जो ये कार्रवाई है किस मोड़ पर जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।